डियर ऑल ऑफ़ यू, स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है रहमान गुरु ऑनलाइन। इस चैनल पे क्लास 8, 9, 10 सोशल साइंस से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस के एडवांस नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में इसी तरह से वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। डियर ऑल ऑफ़ यू, आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस से इकोनॉमिक्स करने जा रहे हैं और ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द नेशनल इकोनॉमी। ओके, सो ये बुक्स के सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो एक एक करके डिटेल्स में हम लोग करेंगे और जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है इंट्रोडक्शंस फ्रॉम द चैप्टर, दूसरा हमारा पॉइंट है प्रोडक्शंस अक्रॉस द कंट्री, तीसरा हमारा पॉइंट है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शंस अक्रॉस द कंट्रीज, चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशंस ऑफ मार्केट्स, पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, छठवा जो हमारा पॉइंट है वो है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, सातवां जो हमारा पॉइंट है वो है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, आठवां जो हमारा पॉइंट है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नौवां जो हमारा पॉइंट है वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, और जो लास्ट हमारा पॉइंट है 10 द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन फ्रॉम द चैप्टर। ओके, पॉइंट 1, introductions. As consumers in today's world, some of us have wide choice of goods and services before us. बोला गया कि आज की दुनिया के कंज्यूमर्स को अगर देखा जाए तो बताया गया कि उनके सामने बहुत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की चॉइस जो है वो मौजूद है। ओके, दैट मीन्स आज अगर हम लोग देखें एक ही प्रोडक्ट्स के बहुत सारे कंपनीज के जो है वो प्रोडक्ट हमको मार्केट्स में मिल जाएंगे। ओके, दैट मीन्स जो गुड्स एंड सर्विस की जो वेराइटीज़ है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। ओके, अगर आज के वर्ल्ड्स के कंज्यूमर को देखें तो पॉइंट 2, द लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ डिजिटल कैमराज, मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन्स मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड आर विद इन आवर रीच। बोला गया है कि लेटेस्ट मॉडल्स का अगर डिजिटल कैमराज देखें, मोबाइल फ़ोन देखें एंड टेलीविज़न देखें, ये सारे जो हैं जो वर्ल्ड के लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, ये सारे जो है आज हमारे पास जो है वो पहुंच जाते हैं। ओके, एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड्स। ओके, बोला गया कि हर सीजन्स में जो न्यू मॉडल्स के ऑटोमोबाइल्स हैं वो इंडियन रोड पे देखे जा सकते हैं। ओके, गन आर द डेज व्हेन द एम्बेसडर एंड द फिएट वेयर ओनली कार्स ऑन द इंडियन रोड। बोला गया कि अब वो दिन चले गए जब सिर्फ इंडियन रोड्स पे एम्बेसडर या फिएट कारें जो है वो नज़र आती थी। ओके, टुडे इंडियंस आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। बोला गया कि आज के जो इंडियंस हैं वो वर्ल्ड की टॉप कंपनी से कार जो है वो खरीद रही हैं। ओके, चलिए आगे हमारा पॉइंट्स है वो है मेजर पॉइंट 2, प्रोडक्शंस अक्रॉस द कंट्री। ओके, प्रोडक्शंस अक्रॉस द कंट्री, पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें वो है until the middle of the 20th century productions was largely organized within the country। बोला गया कि जो 20 सेंचुरीज का मिडिल है, 20 सेंचुरीज मिडिल कहने का मतलब कि 1950 के आसपास। ओके, बोला जा रहा है कि जो प्रोडक्शंस होते थे वो कंट्रीज के अंदर में ही होते थे, यानी कि कंट्री के अंदर में ही प्रोडक्शंस की ऑर्गेनाइजेशंस होते थे या ऑर्गेनाइज्ड किए जाते थे। Okay, point 2, colonies such as India export the raw materials and food stuff and exported or the imported finished goods। बोला गया कि इंडिया जो कॉलोनीज थी वो कुछ रॉ मटेरियल्स को दूसरे कंट्रीज में
एक्सपोर्ट करती थी, और फिर कुछ उसमें फूड स्टफ्स वगैरह भी जो है वो एक्सपोर्ट करती थी, और क्या करती थी बदले में उसका जो फिनिश गुड जो है वो दूसरे कंट्री से एक्सपोर्टेड होता था। ओके, पॉइंट 3, इंडिया वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंस कंट्री। बोला गया कि सिर्फ ट्रेड के बेस पर ही जो है वो बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट थी। दिस वाज डन बिफोर लार्ज कंपनीज एंड कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इमर्ज ऑन द सीन। बोला गया कि जो ट्रेड होते थे वो बहुत सारे कंट्रीज जो है वो उसमें कनेक्ट होते थे एक दूसरे से, और बताया गया कि ये पॉसिबल हो पाया जो लार्ज कंपनी है उसके द्वारा, जिसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के नाम से जाना जाता है। ओके, पॉइंट 4, एन एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन और कंट्रोल प्रोडक्शंस इन मोर देन वन नेशन। बोला गया कि एक एमएनसी जो है या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है एक कंपनी है जो प्रोडक्शंस को एक से ज़्यादा कंट्रीज में कंट्रोल करती है। ओके, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 दिए हुए हैं कि MNC set up offices, factories, even you can say that productions in a region where they can get cheap labors एंड अदर रिसोर्सेज। बोला गया कि एमएनसी वहीं पर अपने ऑफिसेज या फैक्ट्रीज को सेटअप करते हैं प्रोडक्शंस के लिए जहां पर उसे बहुत ही सस्ते लेवल्स में लेबर्स मिल जाते हैं और दूसरे रिसोर्स भी मिल जाते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि किसी कोई भी एमएनसी कंपनी हो वो वर्ल्ड में ऐसे एरिया सर्च करती है जहां पर आसानी से उसे सस्ते दामों में लेबर्स मिल जाती है और रिसोर्स जो इंडस्ट्रीज के लिए या फैक्ट्रीज के लिए जो चाहिए होता है वो मिल जाती है। ओके, पॉइंट 6, MNC are not only selling its finished products globally but more important the goods and services are produced globally। बोला जा रहा है कि अब एमएनसी जो है वो ना ही अपने फिनिश गुड्स को प्रोडक्ट करती है वर्ल्ड लेवल पे, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि वो गुड्स एंड सर्विस भी वर्ल्ड लेवल पे प्रोवाइड कराती है या जो है सर्विस जो है वो प्रोड्यूस करती है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो फिनिश गुड्स वर्ल्ड लेवल पे एमएनसी कंपनी प्रोड्यूस तो करती ही है, लेकिन वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज में बहुत सारे जो है वो सर्विस भी प्रोड्यूस करती है। ओके, तो ये एक एमएनसी जो है वो वर्ल्ड लेवल पे ये सारा कुछ करती है। एज ए रिजल्ट द प्रोडक्शंस इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे। बोला गया है कि इसके नतीजे में अगर हम लोग देखें जो प्रोडक्शंस होता है वो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स वे में एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है। ओके, अब आ जाते हैं हमारा जो मेजर पॉइंट है वो पॉइंट 3 है, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शंस अक्रॉस द कंट्री। ओके, इंटरलिंकिंग प्रोडक्ट अक्रॉस द कंट्री। पॉइंट 1, in general MNC set up the productions where it is close to the markets where there is a skilled and unskilled labors available at low cost and where the availabilities of the other factories of productions is assured। ओके, बोला जा रहा है कि अगर आमतौर पर हम लोग देखें तो एमएनसी अपने प्रोडक्शंस को वहाँ पर सेटअप करती है जहाँ पर मार्केट क्लोज होते हैं, इवन जहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो है वो बहुत ही सस्ते दामों में अवेलेबल होती है। ओके, इसके अलावा बताया गया है कि ऐसे जगह पर एमएनसी सेटअप करती है अपने फैक्ट्रीज को या फिर प्रोडक्शंस को जहाँ पर हम कह सकते हैं कि और भी दूसरे तरीके से जो फैक्ट्रीज या स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं जो एक तरीके से एमएनसीज को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारे जगह पर हम कह सकते हैं कि एमएनसी अपना जो प्रोडक्शन है वो सेटअप करती है। पॉइंट 2, द मनी इज दैट स्पेंट to buy assets such as land, buildings, machines and other equipment is called investment. The investment made by the MNCs is called foreign investment। बोला जा रहा है कि जो MNC मनी स्पेंड करती है एसेट्स को खरीदने में, एसेट्स कहने का मतलब जैसे लैंड्स खरीदती है
बिल्डिंग्स खरीदती है, मशीन्स खरीदती है, इक्विपमेंट खरीदती है। ये सारे में जो है वो एमएनसी इन्वेस्टमेंट करती है। और बताया जा रहा है कि जो एमएनसी इस तरीके से इन्वेस्ट करती है उसे हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। ओके, पॉइंट 3, द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शंस इज टू फोल्ड। बोला गया है कि जो एक तरीके से बेनिफिट होती है लोकल कंपनी को, ये दो कंपनीज को आपस में मिलकर वो एक तरीके से 2 गुना हो जाती है। ओके, पॉइंट 1 कैसे होती है 2 गुना, ये हम लोग देखते हैं। एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। बोलते हैं एमएनसी जो है वो मनी प्रोवाइड करती है एक तरीके से कुछ नए तरह के मशीन्स खरीदने में, चूंकि मशीन से कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है। ओके, पॉइंट 2, एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शंस। बोला गया कि एमएनसी अपने साथ नए तरीके का टेक्नोलॉजी भी ला सकती है प्रोडक्शंस के लिए। ओके, अब आ जाते हैं जो मेजर हमारा पॉइंट्स है, पॉइंट 4, but the most common route for MNC investment is to buy local companies and then to expand production। बोला गया कि सबसे आम तरीका है MNC को इन्वेस्टमेंट करने का कि वो जो लोकल कंपनीज होती हैं उसे वो खरीद लेती है और इस तरीके से अपने जो कंपनीज है उसको एक्सपेंड करती है। खरीद लेने का मतलब मान लिया जाए कि एक उसी तरीके से रिलेटेड जो लोकल कंपनीज होती है उसको खरीद लेती है। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल दें तो बताया गया है कि जो कारगिल एक तरीके से फूड है, यूएस की कंपनी, उसने क्या किया, इंडिया में अपना प्लांट सेटअप करना चाहा, तो किस तरीके से उसने अपने गुड्स एंड सर्विस को फैलाया या अपने प्रोडक्शंस को फैलाया। तो कारगिल फूड ने क्या किया, इंडियन एक कंपनी थी जिसका नाम था पराग फूड, उसे उसने खरीद लिया और इस तरीके से बनी बनाई पूरी मार्केट जो है वो उसे मिल गया। ओके, तो दैट मीन्स ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एमएनसी अपनी इन्वेस्टमेंट को या अपने प्रोडक्शंस को एक्सपेंड करती है। ओके, पॉइंट 5, मेनी ऑफ द टॉप एमएनसी हैव वेल्थ एक्सीडिंग इंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट। बोला गया कि बहुत सारी जो बड़ी कंपनियां होती हैं अगर उनके पूरे इंटायर जो टर्नओवर है अगर उसे देखा जाए तो बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके बजट से भी ज़्यादा होता है, या हम अदर वर्ड में कह सकते हैं कि उनके जो जीडीपी होते हैं उससे भी ज़्यादा उसका टर्नओवर होता है। पॉइंट 6, वी सी दैट there are a variety of ways in which the MNC are spreading their production। बोला गया कि हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे वेज के थ्रू, बहुत सारे जरियास के थ्रू MNC जो है वो अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाती है। ओके, पॉइंट बढ़ाती है एंड इंटरएक्टिंग विथ लोकल प्रोड्यूसर्स इन वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। और बोला जा रहा है कि इस तरीके से अपने प्रोडक्शंस को फैलाने के साथ जो क्या करती है, बहुत सारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उसके इंटरेक्ट में आती है और इस तरीके से बताया जा रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज में ग्लोब के चारों तरफ, अपने वर्ल्ड के चारों तरफ अपने जो प्रोडक्शंस हैं उसको फैलाती है। पॉइंट 7, MNC आर एक्सर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शंस एट दिस डिस्टेंस लोकेशन। बोला गया कि आज जो है एमएनसी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखती है प्रोडक्शंस के ऊपर, जो बहुत सारे दूर लोकेशंस वाले कंट्रीज हैं वहाँ पर भी। ओके, पॉइंट 8, एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दिस वाइडली डिस्पर्स लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। बोला गया कि इसके नतीजे में अगर हम लोग देखें तो जो प्रोडक्शन हो रहा है वर्ल्ड के चारों तरफ में, तो कहीं ना कहीं ये लोकेशन आपस में एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है। ओके, तो इस तरीके से एमएनसी जो है वो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री से जुड़ी होती है। ओके, अब आ जाते हैं हमारा पॉइंट जो है 4 है मेजर पॉइंट, फॉरेन ट्रेड एंड
integrations of market. Point 1, foreign trade creates an opportunity for the producer to reach beyond the domestic markets, either markets of their own country. बोला जा रहा है कि फॉरेन ट्रेड्स आ जाने से एक ये होता है कि जो एक तरीके से डोमेस्टिक मार्केट्स होती हैं उससे बाहर उसको निकलने का मौका मिलता है, चाहे वो अपने कंट्रीज के ही अंदर में हो क्यों ना. ओके, कहने का मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन ट्रेड आ जाने से क्या होता है कि जो कंट्रीज के प्रोड्यूसर्स हैं वो कंट्रीज के बाहर भी अपने प्रोडक्शंस को या गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके. पॉइंट 2, द बायर्स फॉर द बायर्स imports of goods produced in another country is one of the way of expanding the choice of goods beyond what the domestically produced. बोला जा रहा है कि बायर्स लोगों के लिए क्या होता है, imports of the goods जो है वो दूसरे कंट्री से आता है और इस तरीके से ये एक वे है जिसके थ्रू जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो डोमेस्टिक मार्केट से बाहर से भी हमें मिल जाते हैं. ओके, जैसे अगर हम एक प्रोड्यूसर्स हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये चॉइस आ गया है कि हम इंडियन मार्केट्स को छोड़कर या इंडियन मार्केट से गुड्स को छोड़कर हम फॉरेनर मार्केट्स के गुड्स को भी हम चूज कर सकते हैं. ओके. पॉइंट 3, इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ द ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर. बोला गया कि अगर आमतौर पे हम लोग देखें तो ट्रेड खुल जाने से जो गुड्स एंड सर्विस है वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक चले जाते हैं. ओके, या जाते हैं. पॉइंट 4, फॉरेन ट्रेड thus results in connecting the markets or integrations of market in different countries. बोला गया कि फॉरेन ट्रेड अगर इस तरीके से हम लोग देखें तो क्या होता है, मार्केट्स को कनेक्ट करता है एक दूसरे से या एक दूसरे के कंट्रीज में जो मार्केट होते हैं उससे एक दूसरे को कनेक्ट करता है. ओके, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो एमएनसीज हैं वो फॉरेन ट्रेड्स की वजह से या फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से डिफरेंट कंट्री के मार्केट्स को एक दूसरे से लिंक करता है. ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशंस ऑफ मार्केट्स होता है एमएनसीज के द्वारा. अब आ जाते हैं के मेन पॉइंट से ग्लोबलाइजेशन. ये है पॉइंट 5. ओके, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. पॉइंट 1, a large part of the foreign trade is also controlled by MNC. ओके, बोला गया कि जो फॉरेन ट्रेड्स का एक लार्ज पार्ट है या एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं एमएनसीज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. पॉइंट 2, as a result of the greater foreigner trade that has been integrations of the productions and market across the country. बोला गया है कि जो बहुत बड़े फॉरेनर ट्रेड या कंपनीज हैं वो किसी न तरीके से जो प्रोडक्शंस हैं वो कंट्रीज के बाहर भी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. ओके, फॉरेन ट्रेड्स के बेस पर. पॉइंट 3, ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशंस और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज. बोला गया कि ग्लोबलाइजेशन से एक प्रोसेस है जहां पर बहुत सारी कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और या एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं. ओके. पॉइंट 4, एमएनसी आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. बोला गया है कि जो एमएनसीज है वो ग्लोबलाइजेशन में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है. ओके. पॉइंट 5, more and more goods and services investment technologies are moving between the countries. बोला गया कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में कहीं ना कहीं जा रही है. ओके, सो ये है कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. आगे बढ़ते हैं हम लोग. जो मेजर पॉइंट है वो है पॉइंट 6, फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन. बोला गया क्या फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो होता है. ओके, क्या फैक्टर्स हैं तो हम लोग जानेंगे कि क्या फैक्टर्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन होते हैं. ओके. पॉइंट 1, rapid improvement in technology has been a major factor that has stimulated the globalization. बोला गया कि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट्स की बात करें
तो बताया गया कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि एक मेजर फैक्टर्स है ग्लोबलाइजेशन में। ओके, पॉइंट 2, फॉर इंस्टेंस द पास्ट 50 years has been several improvements in the transportation technology। बोला गया कि अगर 50 सालों से की रिकॉर्ड्स को हम लोग देखें तो बताया गया कि ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट हो चुका है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी कहने का मतलब कि आज हम लोग क्या होता है कि ट्रेन की टाइम जो अगर हम लोग हैं वो हमें इंटरनेट से जानकारी मिल जाती है। बहुत सारे रेलवेज के जो एक तरीके से अपडेट्स है वो हमें बताता है। ओके, कि ये ट्रेन जो है 10 बजे से ओपन होगी, ये ट्रेन जो है वो 11 बजे से ओपन होगी। तो ये हमको कहीं ना कहीं एडवांस में ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू मिल जा रहा है। अगर हम मान लिया जाए कि हम लोग अगर कुछ 50 ईयर्स बैक में जाएं तो क्या होता था कि मान लिया जाए कि ट्रेन हमें खुलना है 9 बजे, तो हम 6 बजे ही स्टेशन पे पहुंच जाते थे और इंतज़ार करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई जानकारी लेने का साधन नहीं था। ओके, तो इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पॉइंट 3, इवन मोर रिमार्केबल हैज़ बीन डेवलप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बोला गया कि अगर बहुत ज़्यादा अगर हम लोग देखें डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में भी हुआ है। ओके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हुआ है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये हम कह सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड करना है, ओके, सर्विस प्रोवाइड करना है, तो आसानी से हमें जो है वो टेली कम्युनिकेशंस के थ्रू हमें सारा जो है वो जानकारी हम ले दे पाते हैं। या कहने का मतलब है कि अगर मान लिया जाए कि कोई कंपनी है अगर सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है तो आसानी से जो है वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर देती है। ओके, पॉइंट 4, टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ telecommunication, computers and the internet has been changing rapidly। बोला गया कि टेक्नोलॉजी अगर हम लोग देखें तो वो टेलीकम्युनिकेशन एरियाज में नज़र आता है, कंप्यूटर्स में नज़र आता है, इंटरनेट में नज़र आता है, और इस तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस आ चुका है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग हमारा जो मेजर पॉइंट है, पॉइंट 7, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोमोट करना ट्रेड एंड कॉमर्स को। दैट मीन्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक तरीके से फ्रीडम लाना ट्रेड एंड कॉमर्स में या फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आसानी करना ट्रेड एंड कॉमर्स में फॉरेन ट्रेडर्स लोगों के लिए या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, पॉइंट 1, टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेड बैरियर। बोला गया कि जो इंपोर्ट्स होता है गुड्स एंड सर्विसेज उसके ऊपर इंपोर्ट टैक्स लिया जाता है जो कि ट्रेड बैरियर के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैज बीन सेट अप। बोला गया कि इसे बैरियर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ रुकावट जो है वो रखा जाता है। ओके, पॉइंट 2, the government can use trade barrier to increase or decrease foreign trade and to decide what kinds of goods and how much of each should come into the country। बोला गया कि गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से ट्रेड एंड बैरियर ला सकती है, ओके, और इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है फॉरेन ट्रेड्स में, और गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि किस तरीके से गुड्स एंड सर्विस कंट्रीज के अंदर में आना चाहिए। ओके, मान लिया जाए कि अगर गवर्नमेंट किसी कंट्रीज को या किसी फॉरेन ट्रेड्स को या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को नहीं आने देना चाहती है तो गवर्नमेंट्स क्या करेगी, वहाँ पर ट्रेड बैरियर्स लगा देगी, यानी कि इम्पोर्ट टैक्स लगा देगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इम्पोर्ट टैक्स लेंगे, जिसकी वजह से लिबरलाइजेशन नहीं रहेगा और कोई भी फॉरेन ट्रेडर एंड इन्वेस्टमेंट कंट्रीज में आने से बचेगा। ओके,
अब आ जाते हैं हमारा मेजर जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट 4, what this was considered necessary to protect the producer within the country from foreign competition। बोला गया कि जो गवर्नमेंट जो है एक तरीके से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाती है या ट्रेड बैरियर लगाती है, वो कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लगाती है। जैसे बताया गया कि जो इंडियाज के अंदर में इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो ट्रेड बैरियर जो है वो लगा दिया गया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन ट्रेडर्स को या इन्वेस्टमेंट को इंडियाज में आने देना नहीं चाहती थी। ओके, और इस तरीके से जो डोमेस्टिक मार्केट्स होते थे वो हमारा सेफ रहता था। ओके, अब आ जाते हैं हमारा मेजर जो पॉइंट है, पॉइंट 5, बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वेयर रिमूव टू ए लार्ज एक्सटेंट। ओके, बोला गया कि बैरियर जो है वो जो रुकावट्स है फॉरेन ट्रेड में एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में वो रिमूव हो जाना चाहिए था। ओके, बहुत ज़्यादा पैमाने पे। पॉइंट 6, दिस मीन्स दैट गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजिली एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस हेयर। बोला गया कि अगर हम लोग देखें तो एक तरीके से जो गुड्स होता था उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आसानी आ जाना चाहिए था, जिसकी वजह से जो फॉरेन कंपनीज हैं वो अपने फैक्ट्रीज को, अपने ऑफिसेस को यहाँ पर सेटअप कर पाए। ओके, इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हम ट्रेड बैरियर नहीं रखेंगे, लिबरलाइजेशंस देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स में आसानी होगी, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनी जो है अपनी ऑफिसेस और फैक्ट्रीज को यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। ओके, पॉइंट 7, रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेड बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नॉन एज लिबरलाइजेशन। बोला गया है कि इस तरीके से जो बैरियर है या रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटाना गवर्नमेंट के द्वारा, इसी को जो है वो लिबरलाइजेशंस के कहा जाता है। ओके, पॉइंट 8, द गवर्नमेंट इम्पोजेस मच लेस रिस्ट्रिक्शंस देन बिफोर एंड इज देयरफॉर सेड टू बी द मोर लिबरल। बोला गया कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो कम से कम रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज करती है, यानी कि लगाती है, और इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो पहले से जो है वो ज़्यादा एक तरीके से लिबरलाइज हो जाता है। ओके, लिबरलाइज हो जाता है और आसानी से जो है वो बहुत सारी जो एमएनसीज हैं वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कहीं ना कहीं सेटअप कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हमारा जो मेजर पॉइंट है वो है पॉइंट 8। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज वन ऑफ द वाइटल टॉपिक्स इन द चैप्टर वी आर गेटिंग डिस्कस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक वर्ल्ड का संस्था है जो ट्रेड एंड कॉमर्स को इजी करने में हेल्पफुल होता है, और बहुत सारे कंट्री, नियर अबाउट बताया गया है कि 170 कंट्री जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हैं। ओके, और मेंबर्स होने के साथ साथ क्या होगा कि आसानी से ये सारी कंट्रीज आपस में जो वर्ल्ड ट्रेड या फिर ट्रेड है या गुड्स एंड सर्विस है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आपस में कर सकते हैं। ओके, और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? बहुत सारी जो कंट्रीज ने बैरियर लगा रखा है उसको लिबरलाइज करने में हेल्पफुल होती है। ओके, पॉइंट 1, वी हैव सीन that the liberalizations of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organization। बोला गया है कि हम लोग ये देख चुके हैं कि फॉरेन ट्रेड में या इन्वेस्टमेंट में इंडिया के अंदर में बहुत सारे जो पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने एक तरीके से सपोर्ट किया है कि इंडिया के अंदर में लिबरलाइजेशंस होना चाहिए। ओके, इंडिया के अंदर में लिबरलाइजेशन होना चाहिए। दीज ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट दैट आर हार्मफुल देयर शुड बी नो बैरियर। बोला गया कि इस तरीके की जो संस्थाएं हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहती हैं कि फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में जो बैरियर है वो कहीं ना कहीं हार्मफुल है, यानी कि नुकसानदेह है,
और यहाँ पर किसी तरीके से कोई बैरियर जो है वो नहीं होना चाहिए। ओके। पॉइंट 3, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन whose aim is to liberalize international trade। बोला गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO उसमें से एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद ही होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लिबरलाइज कर पाए। ओके। पॉइंट 4, थ्रू वर्ल्ड ट्रेड इज सपोर्टेड टू अलाउ अ फ्री ट्रेड फॉर ऑल। इन प्रैक्टिस it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barrier। बोला गया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सपोर्ट करती है कि ट्रेड एंड या फिर फ्री तरह का ट्रेड होना चाहिए सबों के लिए। ओके। और एक तरीके से हम ये भी देखते हैं कि जो बहुत सारी डेवलप कंट्रीज हैं वो एक अनफेयर तरीके से कहीं ना कहीं ट्रेड बैरियर जो है वो लगा कर रखती है। ओके। पॉइंट 5 में है कि ऑन द अदर हैंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस rules have forced at the developing countries to remove the trade barrier। बोला गया कि अगर दूसरी तरफ हम लोग देखें तो बताया गया कि वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं फोर्स करती है डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो ट्रेड एंड बैरियर को खत्म करे, ट्रेड एंड बैरियर को हटाए। ओके। तो इस तरीके से जो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना काम करती है। अब आ जाते हैं जो हमारा मेजर पॉइंट्स है। पॉइंट 9 ये है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के क्या इफेक्ट हैं। ओके। इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन है वो 1991 के आसपास में आया है। ओके। और उस वक्त अपने कंट्रीज के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो हमारे प्रीवियस जो PM गुजरे हैं, ओके, प्राइम मिनिस्टर गुने, जिसे हम लोग मनमोहन सिंह के नाम से जानते थे, उनके पीरियड्स में ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस अपने कंट्रीज में जो है वो स्टार्ट किया गया था। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे क्या इफेक्ट हुआ। ओके। पॉइंट 1, in the last 20 years globalization of the Indian economy has come to a long way। बोला जा रहा है कि अगर लास्ट 20 ईयर्स का अगर रिकॉर्ड्स के बारे में हम लोग जाने तो इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है वो एक लंबे प्रोसेस के थ्रू हुआ है। ओके। पॉइंट 2, ग्लोबलाइजेशन एंड द greater competitions among the producers both local and foreigner producers has been of advantages to the consumer particularly the well-off section in the urban areas। बोला गया कि अगर ग्लोबलाइजेशंस को देखें तो ग्लोबलाइजेशंस की वजह से ही जो बहुत प्रोड्यूसर्स हैं उनमें कंपटीशन जो है वो आया है, चाहे वो लोकल प्रोड्यूसर्स हो या फॉरेनर प्रोड्यूसर्स हो। और बताया गया कि कंपटीशन आने की वजह से इसका डायरेक्ट जो है वो बेनिफिट या एडवांटेजेस जो है वो कंज्यूमर को मिला है, पार्टिकुलरली ऐसे सेक्शंस के पीपल्स को जो अर्बन एरियाज में रहते हैं। ओके। कहने का मतलब है कि अगर जो ग्लोबलाइजेशन आ गया तो क्या हुआ, बहुत सारी कंपनीज आएंगी और अपने अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगी और ये कंपनीज के बीच में कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिशन आएगा। ओके। चाहे वो लोकल प्रोड्यूसर्स हो या फॉरेन प्रोड्यूसर्स हो। ओके। और क्या करेंगे, कंपटीशन होने की वजह से बहुत ही एक तरीके से रीजनेबल प्राइस में या हम कह सकते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो हमको प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब है कि इसका डायरेक्ट एडवांटेज जो है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को मिल रहा है। और जितनी भी ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट हैं या फिर MNC जो है वो मैक्सिमम जो है वो सेटअप करती हैं वो अर्बन एरियाज में, यानी कि इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो अर्बन में रहने वाले लोगों को ही मिलता है। ओके। पॉइंट 3, एज अ रिजल्ट दीज पीपल टुडे एंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन वाज पॉसिबल अर्लियर। बोला गया कि अगर रिजल्ट के तौर पे हम लोग देखें तो जो पीपल्स हैं वो आज एक हायर स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं जो कि प्रीवियस में रहने वाले लोगों को पॉसिबल नहीं था। कहने का मतलब है कि आज हमारे सामने जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैरायटीज़ मौजूद है और उसको हम कंज्यूम करके हम अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पा रहे हैं, तो हमसे पहले जो लोग गुजर चुके हैं उनको ये मौका नहीं था कि इस तरीके से हायर स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन कर पाए। ओके। अब आ जाते हैं हमारा जो मेजर पॉइंट। ओके। पॉइंट 5। ओके। पॉइंट 5,
several of the top Indian companies has been able to benefit from the increased competition। बोला गया कि इंडिया की जो बड़ी कंपनी है या टॉप कंपनीज है उसको भी कहीं ना कहीं ये फायदा मिला है कि वो कॉम्पिटिशन्स को जो है वो एक तरीके से लाए और अपने भी कॉम्पिटिशन्स को आए और अपने भी जो है वो गुड्स एंड सर्विस को अपडेट्स करें। ओके, पॉइंट 6, मोर ओवर globalization has enabled some large Indian companies to emerge as a multinational themselves। बोला गया कि अगर हम लोग और देखें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि जो इंडिया के लार्ज कंपनी हैं उसे मल्टीनेशनल कंपनी होने का मौका मिला है। ओके, मल्टीनेशनल कंपनी होने का मतलब कि उसकी जो प्रोडक्शंस है वो डोमेस्टिक मार्केट से फॉरेनर मार्केट्स में भी पहुंच पा रही है। ओके, इसका मतलब है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उसको भी एक तरीके से फॉरेन में गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है। पॉइंट 7, ग्लोबलाइजेशन हैज also created new opportunities for company providing services, particularly those involving IT। बोला गया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ये पॉसिबल हो चुका है कि नए तरीके की अपॉर्चुनिटीज आई है कंपनीज के लिए जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पार्टिकुलरली बताया गया है कि उस कंपनीज के लिए जो आईटी सेक्टर से इन्वॉल्व है। ओके, आईटी सेक्टर से इन्वॉल्व है। ओके, जैसे हम लोग देख लें तो बहुत सारी जो आईटी सेक्टर्स हैं वो दूसरे कंपनीज के लिए काम करती हैं और इस तरीके से उन्हें सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके, पॉइंट 10, ये मेजर पॉइंट्स है हमारा। पॉइंट 10, द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। ओके, दैट मीन्स अभी भी जो है वो फेयर तरह का ग्लोबलाइजेशन के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, तो क्यों फेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ये सारा पॉइंट्स हम लोग इस पैराग्राफ्स में जानेंगे। ओके, पॉइंट 1, people with education, skill and wealth have made the best use of new opportunities। ओके, बोला गया कि लोग जो वेल एजुकेटेड के साथ हैं, स्किल्ड हैं, उनके पास बहुत सारे वेल्थ हैं, ये सारे वजह से जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा इन्वायरमेंट बना है जिसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलते हैं लोगों को। ओके, इसका मतलब है कि जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास वेल्थ नहीं है, वो कहीं ना कहीं फेयर ग्लोबलाइजेशन से वो या फिर ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से वो डिप्राइव्ड है। ओके, पॉइंट 2, ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ हम देखें, देयर आर मेनी पीपल्स हु हैव नॉट शेयर द बेनिफिट्स। बोला गया है कि अगर दूसरी तरफ हम लोग देखें तो बहुत सारे लोगों ने जो बेनिफिट्स है ग्लोबलाइजेशन का उसे दूसरे तक पहुंचाया ही नहीं। दैट मीन्स there is a struggle for a fair globalization। okay, point 4, fair globalization would create opportunity for all and also ensure that the benefit of globalizations are shared better। बोला गया है कि fair globalizations का मतलब ये होता है कि सभी के लिए जो है वो एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। ओके, और ऑल्सो ये भी बताया गया है कि ये इंश्योर होना चाहिए कि इसकी जो बेनिफिट है ग्लोबलाइजेशन का वो सभी में जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से शेयर किया गया है। ओके, यानी कि बेनिफिट जो है वो ग्लोबलाइजेशन का वो सबको मिलना चाहिए, यही जो है वो फेयर ग्लोबलाइजेशन है। ओके, पॉइंट 4, द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। बोला गया कि फेयर ग्लोबलाइजेशन को लाने में गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। कैसे कि मान लिया जाए कि फेयर ग्लोबलाइजेशन का जो है वो बेनिफिट सबों को मिलना चाहिए, यानी गवर्नमेंट चाहे तो एक तरीके से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे, एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो प्रोवाइड करे। तो ये सारे प्रोसेस की वजह से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। पॉइंट 5, इट इज़ पॉलिसीज must protect the interest not only to the rich and the powerful but all the people in the country। बोला गया है कि गवर्नमेंट इस तरीके से पॉलिसीज बनाए कि जिसकी जो ना सिर्फ रिच लोगों के इंटरेस्ट का ख्याल रखे बल्कि ऐसे लोगों का भी ख्याल रखे कंट्रीज में जो कंट्रीज के सारे लोगों का जो है वो एक तरीके से बेनिफिट मिले। ओके, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को इस तरीके की पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिसमें सिर्फ रिच और पावरफुल लोगों को ही बेनिफिट ना मिले
बल्कि इसका बेनिफिट जो है वो सारे लोगों को मिले जो कंट्रीज के अंदर में रहते हैं। ओके, नाउ पॉइंट 6, ओके, पॉइंट 6 फेयर ग्लोबलाइजेशन। पॉइंट 6 हम लोग देख लेते हैं। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ टू कम्पीट। बोला गया है कि एक तरीके से फेयर ग्लोबलाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी मौका मिलता है कि वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, और जो कॉम्पिटिशन्स वाला मार्केट्स हैं वहाँ पर आकर अच्छे तरीके से compete करें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया जाए कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। इम्प्रूव करने का मतलब कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, इवन जो है वो जो लिबरल एक तरीके से ज़्यादा जो है वो उसके प्रोडक्ट जो है वो लोगों तक पहुंच पाए। ओके, इस तरीके से वो अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाए, और जो MNCs हैं या और भी बड़ी कंपनी है उसको कंपटीशन दे पाए। ओके, पॉइंट 7, इफ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज द ट्रेड एंड बैरियर। बोला गया कि अगर जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट्स को क्या चाहिए, ट्रेड एंड बैरियर को यूज करे डोमेस्टिक मार्केट्स को बचाने के लिए। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि गवर्नमेंट ने फ्रीडम्स के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद ट्रेड एंड बैरियर लगा दिया। तो इंडिपेंडेंस के बाद ट्रेड एंड बैरियर लगाने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि फॉरेनर इन्वेस्टमेंट या फॉरेनर ट्रेड जो है वो इंडियाज में आए, और इंडिया की जो है वो मार्केट्स डेवलप करे बहुत अच्छे तरीके से। ओके, पॉइंट 8, in the few past years massive campaigning and representatives by people's organizations have influenced important decisions relating to the trade and investment at the World Trade Organization। बोला गया कि अगर गुजरे हुए कुछ सालों में हम लोग देखें तो एक बहुत बड़ा कैंपेनिंग हुआ है। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ओके, पीपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उन्होंने एक इफेक्ट दिया है, एक इन्फ्लुएंस लाया है, जिसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो या ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो होना चाहिए और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में। यानी जैसे हम लोगों ने पढ़ा, हमने बताया था कि नियर अबाउट 170 कंट्री जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के 70 मेंबर्स को आपस में एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। ओके, इसका मतलब है कि ये सारा जो है वो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड ट्रेड मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं उन्होंने एक कैंपेनिंग किया है और एक रूल्स बनाया है। ओके, पॉइंट 9, दिस हैज demonstrated the people also can play an important role in the struggle for fair globalization। okay ओके, सॉरी। बोला गया है कि अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट जो है, जो पीपल्स हैं कंट्रीज के, वो एक फेयर ग्लोबलाइजेशन लाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और प्ले करते भी हैं। कैसे? कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है वो सभी तक शेयर होना चाहिए। ओके, कुछ खास लोगों तक नहीं होनी चाहिए। ओके, तो कहीं ना कहीं जो पीपल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन को लाने में। ओके ओके, यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर्स को ख़त्म किया। ओके, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो शेयर करें ताकि इसके फ़ायदे और भी